नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। मेरा खास कार्यक्रम मुलाकात खास व्यक्तित्व में आज मेरी मुलाकात हो रही है डॉक्टर कृष्णकांत कनवाड़िया जी से। बात कृष्णकांत कनवाड़िया जी की करें तो आप हाल ही में देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा आईएएस के पद पर चयनित हो और हम आपके इस सफलता के जो सफ़र है उनमें कुछ सवाल आपसे लेंगे और साथ ही आप युवाओं के एक प्रेरणा के तौर पर देखे जा रहे हो, ये सारे सवाल आपसे आज पूछेंगे। पहले तो कनवाड़िया जी, इस शानदार सफलता के लिए हमारे चैनल की ओर से बधाइयाँ। धन्यवाद सर। मैं एक सफल व्यक्तित्व, सफल युवा और एक प्रशासनिक, सबसे बड़े प्रशासनिक ओहदा के साथ में डॉक्टर कृष्णकांत कनवाड़िया, या मैं कह सकता हूँ कलेक्टर कृष्णकांत कनवाड़िया के साथ में बैठा हुआ हूँ। एक बड़ा सफ़र, कहते हैं कि इतनी टफ कंपटीशन आज के दौर में दोनों भाइयों ने कमाल कर दिया और एक ऐसे छोटे से गांव, नागौर के एक छोटे से गांव से आप आते हो। बड़ा मैं प्रोफाइल आपकी जांच रहा था तो बड़ी प्रोफाइल भी नहीं है। ये सफ़र कैसे रहा? सर, जैसे कि आपने बताया कि मैं एक छोटे से गांव से आता हूं और जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है वो भी गांव में हुई थी और मैंने 12th तक की शिक्षा हिंदी माध्यम में और सरकारी स्कूल में की है। और मैं बता दूं कि मेरे 12th में जो है 58% रहे, 58% रहे। तो उसके बाद में अगर मैं डॉक्टर बन सकता हूं और आईएएस बन सकता हूं तो मुझे लगता है कि जो युवा मुझे सुन रहा है वो इससे प्रेरणा ले सकता है कि वो भी आईएएस बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, या जिस भी फील्ड में हो जाना चाहे उसमें अपना अच्छा कर सकता है। अगर मैं थोड़ा आपकी सफलता को ज़्यादा डीप से जानना चाहूँगा। हिंदी मीडियम बता रहे थे आप, एक ट्रेड बन गया कि इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा सफलता मिलती है। दिल्ली में आपको ऊंची फीस पर कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ेगी। आप जिस वर्ग से आते हो, एक कहा जाता है कि थोड़ा आर्थिक दृष्टि से इतना ज़्यादा सुदृढ़ नहीं माना जाता है। क्या कभी आपके इस पूरे सफ़र में कभी आपको यूँ लगी कि यस नहीं, मैं थोड़ा सा आर्थिक प्रॉब्लम आई हो या फिर कोचिंग की आदि? मेरी जो तैयारी का जो तैयारी थी उसमें जो अगर मुझे दिक्कत आई तो हाँ, मीडियम की एक दिक्कत रहती है, लेकिन मैंने मीडियम जो रखा वो इंग्लिश मीडियम रखा, क्योंकि आईएएस की तैयारी में ये होता है कि जो नोट्स है, जो भी मटेरियल है वो इंग्लिश में अवेलेबल होता है और जो मेरा इंटरव्यू का माध्यम था वो मेरा हिंदी माध्यम था। तो वो शायद वो एक रीज़न था कि मेरे इंटरव्यू में मार्क्स भी काफ़ी कम आए हैं। तो ये है। और आपने अगर आर्थिक जो समस्या है उनकी बात की तो मुझे जो फैमिली का सपोर्ट था वो पूरी तरह से मिला है, लेकिन बाकी मैं मेरे दोस्तों को देखता हूँ उनको यहाँ आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मेरे तो एक बैकग्राउंड था कि डॉक्टर था मैं, तो मुझे वो डर नहीं था, लेकिन मेरे बहुत सारे जो मित्र हैं उनको ये डर रहता है कि अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो बाद में जाके जॉब के लिए उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसी के लिए कुछ जैसे समाज के जो भामाशाह लोग हैं उन्होंने वहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्था कर रखी है, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। दिल्ली की बता रहे हो आप? हाँ जी। अच्छा, अभी आप मुझे बता रहे थे कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, आपने इंग्लिश मटेरियल से तैयारी करी और आपका इंटरव्यू में हिंदी मीडियम। तो क्या लगता है कि एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को लैंग्वेज की तो बड़ी दिक्कत आई होगी या मैनेज हो जाता है? नहीं, अगर हम आईएएस की बात करें तैयारी की और इवन पीएमटी की तैयारी में भी, तो हिंदी मीडियम को एक डिसएडवांटेज रहता है, क्योंकि जो भी मटेरियल है मार्केट में वो इंग्लिश में ही आता है, उसको फिर वो ट्रांसलेट करके वो हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन अभी हम देखें तो सरकार हिंदी मीडियम पे फोकस कर रही है, पर हाँ ये एक दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है। एक ग्रामीण अंचल में पढ़ा लिखा परिवेश भी इतना ज़्यादा नहीं हो रहता है। कितना आज के युवाओं में कितनी संभावना है एक कलेक्टर बनना, एसपी बनना? अगर हम पिछले कुछ साल के रिजल्ट्स को देखें, यूपीएससी के जो आईएएस के रिजल्ट है, तो ग्रामीण जो क्षेत्र से वहाँ से काफ़ी लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। मेरे सीनियर से मैं भी काफ़ी लोगों को जानता हूँ। और जब हम राजस्थान की बात करें तो बाड़मेर, जैसलमेर, ऐसे एरिया से भी काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। वो बच्चे काफ़ी मेहनती होते हैं और मैंने देखा है। पर हम अगर कंपेयर करें उनको जो अच्छी स्कूल से पढ़े हुए हैं, जिनकी एजुकेशन अच्छी जगह से हुई है, तो उनको एक एडवांटेज हमेशा रहता है। ये कमी रही कि खास एक अच्छी स्कूल मिलती, आप हिंदी एक सरकारी स्कूल से निकले हो, तो ये फील रही आपको? बिल्कुल सर, मुझे कई बार ये फील हुआ कि हाँ, अगर मेरी स्कूलिंग अच्छी होती, अगर मेरे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होते तो मैं ये सफ़र थोड़ा
आसान होता है। अच्छा, दोनों भाइयों ने आपने तो दोनों भाई साथ ही पढ़ते थे, हाँ सर। एक ही मटेरियल से? हाँ, उसका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें चूज करना पड़ता है, वो उसका अलग था, उसका मेडिकल साइंस था, मेरा एंथ्रोपोलॉजी था। उसके अलावा हमारी तैयारी बिल्कुल सेम ही थी। अगर मैं थोड़ा सा पूछूं, कितने घंटे आपकी तैयारी होती? अगर हम घंटे की बात करें तो जो इफेक्टिव तैयारी होती है वो 7 से 8 घंटे होती है, और एग्ज़ाम जैसे पास आता है तो 10 घंटे भी हो जाती है। और जो लोग बच्चे बात करते हैं कि 12 से 15 से घंटे होता है, तो मुझे नहीं लगता कि एक गलत इन्फॉर्मेशन या एक क्या बोलूँ मैं कि इसको गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि 15 घंटे पढ़ने वाला बच्चा है ना ज़्यादा अच्छा कर सकता है ना। तो अगर आप, मेरा मानना है कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, आप लगातार पढ़े। ये नहीं होना चाहिए कि आज आप 15 घंटे पढ़ रहे हैं, कल आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, कल पढ़ ही नहीं रहे। उसकी बजाय आप 6, 7, 8 घंटे जितने भी पढ़े वो लगातार पढ़े, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। एक अब जिस वर्ग से आप आते हो, जिस समुदाय से आप आते हो, मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा शिक्षा उतनी नहीं है, कई जगह सोशल बैकवर्ड भी माना जाता है। एक IAS बनने के बाद में पहला फोकस क्या रहेगा? सर, मेरा पहला फोकस वो रहेगा कि जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाती है जिस भी पद पे, मैं वहाँ पे उस जिम्मेदारी के साथ में पूरी तरह से न्याय कर सकूँ। क्योंकि एक IAS होता है वो समाज के सभी वर्गों के लिए होता है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं होता है। और अगर मुझे फोकस करने का मौका मिलता है तो जैसे कि महिलाओं के जो मुद्दे हैं उन पे है, शिक्षा का जो मुद्दा है वो रहेगा। आज का युवा सोशल मीडिया को कई जगह बताया जाता है मिसयूज भी हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ सर, ये मैंने देखा है कि सोशल मीडिया है वो बच्चे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई पे फोकस भी कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता है। उसके अलावा उनकी गलत जो आदतें हैं वो गलत अपने जो रोल मॉडल बना लेते हैं, तो वो है। तो हम भी जब पढ़ाई करते थे तो हमें फ़ोन बंद करके रखना पड़ता था। तो कीपैड था या आपका एंड्रॉयड फ़ोन? किस तरह? एंड्रॉयड फ़ोन था, लेकिन हमें फ़ोन बंद करके रखना पड़ता है पढ़ाई के लिए। तो इससे जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो इससे थोड़ी दूरी बनाना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। युवा आपको देख रहे हैं, और विशेष तौर पर वो ग्रामीण अंचल के वो युवा जो सरकारी स्कूल में पढ़े, तो उनको क्या मैसेज रहेगा आपका कि क्या वो किस चीज़ पर आप फोकस करें? अगर आज से शुरुआत करें तो क्या कहना चाहोगे आप? उनसे मैं यही कहूँगा कि कभी भी जो अभाव है, जो कमी है, उसको अपनी कमज़ोरी ना बनने दे, और उसको एक मोटिवेशन की तरह काम में ले। कब अब कमी हो सकती है कि जैसे आर्थिक जो है वो कमी हो सकती है, अभाव हो सकता है, समय की अभाव हो सकता है, उनको घर पे काम करना पड़ सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि वो दिल्ली, जयपुर नहीं जाके तैयारी कर पाए, लेकिन जो भी उनके पास में जो अवसर मिले हैं उनको, जो भी उनके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनका वो बेस्ट यूटिलाइजेशन करके और अपना एक लक्ष्य बनाए और उस लक्ष्य पर लगातार वो कोशिश करते रहे। अगर मैं मेरी बात करूं तो अगर मेरी जो फेलियर्स की लिस्ट है वो बहुत ही लंबी है, सफलता की लिस्ट बहुत छोटी है। थोड़ा बताइए ना अपने बारे में। जैसे मैं PMT की तैयारी करने गया था सर, मैं तो PMT की कौन से ईयर की बात है? ये 2005 के बाद की बात है। तो जब मैं तैयारी करने गया था तो मेरे गांव से मेरे से पहले कोई भी ये तैयारी करने नहीं गया था। अच्छा। तो मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी, तो मैं फेल हुआ। उसके बाद में सेकंड टाइम पे फिर फेल हुआ। उसके बाद में मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था, पर पापा ने कहा कि छोटा भाई भी वो भी तेरे साथ रह के तैयारी कर लेगा। तो मैंने वापस एक प्रयास और दिया। तो जो मैंने फेलियर्स देखे, जो मैंने गलतियां की, उससे मेरे भाई ने सीखा और वो भी हम साथ में सेलेक्ट हुए। पर दोनों भाई PMT? हाँ जी। और अच्छी बात ये थी कि हमें देख के बाकी लोगों के लिए गांव में राह खुली। आज हमारे गांव में काफ़ी डॉक्टर है। अगर मैं एग्जैक्ट याद कर पा रहा हूँ तो 6 से 7 डॉक्टर और भी है। उनमें से एक है जो हमारे पड़ोसी है, वो गाँव में चाय का ठेला चलाते थे। उनका बेटा आज वहाँ पे दिल्ली में DM कर रहा है, अशोक कुमावत। गांव में जो सब्जी बेचते हैं ठेले पे, उनका बेटा आज जो MBBS कर रहा है। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल है। तो ये देख के अच्छा लगता है कि हाँ, हमसे मोटिवेट होकर लोग अगर अच्छी राह पे चलता है तो बहुत अच्छी बात है। एक डॉक्टर से IAS बनने का सफ़र, ये चेंज होना, ये थोड़ा ये बताइए। तो डॉक्टर रह के मुझे ये फील हुआ कि डॉक्टर रह के एक लिमिटेड जो आपका स्कोप होता है वहीं पे आप कुछ कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर उदाहरण दूं तो अगर हम ठेले कहीं पे भी जाते हैं, ढाबे पे जाते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं बाल मजदूर होते हैं, काम करते हैं। तो वहाँ पे देख के हम शिकायत कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मैं IAS बनता हूँ तो मैं उनकी शिक्षा के लिए, उनका जो पुनरुत्थान है उसके लिए मैं काम कर सकता हूँ। तो जो मेरे IAS में आने का मोटिवेशन था वो यही था कि जो समाज है उसमें सकारात्मक बदलाव ला सकूँ मैं। तो एक सब मोटिवेशन था। मैं आपका कई जगह स्पीच सुना है, आप डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचारों से काफ़ी प्रभावित नज़र आते हो।
हाँ, क्योंकि उनके विचार है, मेरा ये मानना है कि लोगों ने उनको विचार है, उनको व्यवहार में नहीं लाए हैं वो। जैसे कि मैं अगर समाज में देखूं, कई कुप्रथाएं हैं, जैसे कि मौसर की प्रथा है, घूंघट की प्रथा मुझे बहुत देखने को मिलती है। कई माँ बहनें बेटी आती है तो अभी भी वो घूंघट करे हुए रहती है। तो ये जो कुप्रथाएं हैं, इनसे बाबा साहब ने लड़ने के लिए बोला था। बाबा साहब ने बोला था कि हमें शिक्षा है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। और शिक्षा क्या है? शिक्षा है जो आपको बेहतर इंसान बनाए। तो इसलिए बाबा साहब के जो विचार है उनसे मैं इसीलिए इतना प्रभावित हूँ। महिलाओं की बात करें तो मैं कह रहा हूँ कि आईएएस की टॉप बात करें 1, 2, 3 सीटों पर इस बार तो महिला। तो क्या कर रहे हैं कि एक समाज बदल रहा है महिलाओं की सोच को लेकर। और हम अगर आपने जैसे टॉप की बात करी तो हाँ, यूपीएससी हम देखें कि तो महिलाएं हैं वो टॉप भी कर रही है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो अभी भी महिलाएं पिछड़े हुए हैं। वो हम आर्थिक जो उसमें देख रहे हैं, आर्थिक रूप से देखें या एजुकेशन में भी देखें तो जॉब नहीं करती कई बार, है ना। और पिछले कुछ सालों के हम डेटा भी देखें तो उनका जो जॉब है उसमें कम हो रही है, उनका जो पार्टिसिपेशन है वो रेट कम हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जो पितृ सत्तात्मक सोच है ना, हमें वो बदलने की ज़रूरत है। जो महिला उनको भी अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है। जब आपका रिजल्ट आया, आपके पापा टीचर प्रिंसिपल है, अभी पोस्टेड है। अच्छा, जब पहली बार पता चला माँ को पापा को, तो उस समय घर का माहौल? जब रिजल्ट आया था तो मैं दिल्ली था। अच्छा। तो रिजल्ट आने के बाद जैसे ही मुझे रिजल्ट पता लगा तो उस टाइम मेरे आंसू मतलब रोना आ गया था। तो मैंने रोते रोते घर पे फ़ोन किया था। तो क्योंकि वो इतने सालों से उनका पेशेंस है, वो उन्होंने बहुत ही अच्छा पेशेंस दिखाया है। मैं सभी जो पेरेंट्स सुन रहे हैं उनको भी बोलूँगा कि आप अपने बच्चों पे अगर भरोसा दिखाएं। उन्होंने इतने साल तक हमें इतना सपोर्ट किया और जब भी फेल होते थे तो यही बोलते थे कि कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना। तो उनकी खुशी इस बात से थी कि हाँ, उनका जो उनका परिश्रम था, जो उनका पेशेंस था, वो आज रिजल्ट के रूप में उनको मिला। तो छोटे भाई को सूचना आपने दी या छोटे भाई ने आपको दी? छोटे भाई ने रिजल्ट देखा था, हम साथ ही बैठे थे। अच्छा। तो रिजल्ट छोटे भाई ने देखा था तो फिर उसने मुझे बताया। अच्छा, थोड़ा सा एक मुझे ये भी बताइए कि एक फ्रेंड सर्किल की जहाँ तक बात आती है, कहते हैं कि संगत का बड़ा असर होता है यूथ को विशेष तौर पर। क्या लगता है कि एक आपकी लाइफ में या आपको कभी एक अच्छा मोटिवेट करने वाला फ्रेंड मिला हो, या फिर वो ऐसा कुछ फ्रेंड के बारे में बताइए। आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया कि जब मैं यूपीएससी की तैयारी, आईएएस की तैयारी करने दिल्ली गया था तो मुझे बहुत ही अच्छा सर्किल मिला। और उनमें डॉक्टर पुष्पेंद्र पूनिया है, डॉक्टर राजेश समोता है, डॉक्टर अरुण आर्य है, मयंक गुप्ता है जो आज आईपीएस है। तो इन लोगों की वजह से ही मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है इसके लिए, इन्होंने मुझे गाइड किया है। और इसी वजह से मैं आज इतने फेलियर्स के बाद में भी आज मैं एक खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है वो रख पाया। और इन लोगों ने मुझे बार बार मोटिवेट किया कि हाँ, तू कर सकता है। और आज मैं उसका बहुत बड़ा क्रेडिट फैमिली के बाद में अगर किसी को देता हूँ तो उनमें से 2 नाम होंगे, डॉक्टर पुष्पेंद्र पूनिया और डॉक्टर राजेश समोता। तो हाँ, पीयर ग्रुप का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और इसी संदर्भ में एक बात कहूँगा कि जब हम इस साल 3 लोग तैयारी कर रहे थे साथ में, मेरा भाई, मैं और एक प्रिया मीना है। तो हम तीनों का ही सिलेक्शन हो गया इस बार। तो एक कोचिंग नहीं थी? नहीं, हमने कोचिंग नहीं की कल भी। हाँ, तो तीनों का सिलेक्शन हो गया। तो जब आपका ग्रुप अगर ठीक डायरेक्शन में जा रहा है तो अब पूरा ग्रुप ही फिर सिलेक्ट होता है। एक बात और मैं पर्सनली आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा हम एक मीडिया में, मैं फैक्ट बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भाई इंटरव्यू जब होता है उसमें थोड़ा बहुत, जिसे मैं एक शब्द कहूँ कि ऊपर नीचे हो जाता है। क्या ये आरोप जो होता है, इसको आरोप कहे या हकीकत, तो आप ज़्यादा जानते हो, क्या है, क्या ऐसा कुछ होता है? इसके बारे में देखो कोई डेटा तो है नहीं, लोग बोलते हैं क्योंकि आने के बाद में लोगों को लगता है कि हो सकता है मेरे इंटरव्यू में इस वजह से मार्क्स कम आए हैं ना। तो ये सर मेरा इशारा आप समझ रहे हो मैं किस एंगल से बात कर रहा हूँ? हाँ हाँ, पर इसके बारे में मैं, जैसे कि बाकी बोर्ड्स में एक एलिगेशन लगता है, यूपीएससी मैं कहूँगा कि सबसे फेयर है वो बॉडी है। तो इस तरह का कोई एलिगेशन नहीं लगता है। और मुझे पर्सनली किसी के बारे में ऐसा पता नहीं है कि हाँ किसी को फेवर मिला हो। कभी फील हुआ आपको कि यस, यहाँ इंटरव्यू में मेरे कुछ ज़्यादा आ सकते थे, मैंने बहुत अच्छा किया हो, ऐसा आपको पर्सनली फील हुआ कभी? मुझे लगता है कि जो इंटरव्यू वहाँ पे ले रहे हैं वो बहुत ही जो बड़े लोग हैं और उन्होंने बहुत ही जो
क्या एडमिनिस्ट्रेशन में उतने साल उन्होंने बिताए हैं, तो उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस बेसिस पे जज करेंगे कि ये किस एरिया से, किस लैंग्वेज से, किस कम्युनिटी से है। तो ये एलिगेशन तो मुझे लगता है कि गलत है ये। चलो जाते जाते एक दो सवाल और मैं आपसे लूँगा, विशेष तौर पर वापस थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताइए ना, फैमिली बैकग्राउंड। मैं जैसा कि आपने शुरू में बताया कि मैं गांव में रहता हूं, हम अभी भी हम गांव में रहते हैं। मेरी फैमिली में पापा प्रिंसिपल और माँ, जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। मेरी माँ अनपढ़ है, वो कभी स्कूल नहीं गई, उन्होंने हमारे लिए किया जो भी किया है। और मुझे लगता है कि उनके बिना आज हम ना तो डॉक्टर होते और ना ही IAS होते। उसके अलावा मेरा छोटा भाई है, जैसा आपने बताया, वो इस बार सेलेक्ट हो गया है। मेरी छोटी बहन है, उसका भी PG में सिलेक्शन हो गया, उसने भी MBBS किया है। तो ये हमारी फैमिली है। ऐसा लग रहा है कि पूरी फैमिली को पापा ने बहुत अच्छा, अगर चाहे हिंदी मीडियम ही हो, सरकारी स्कूल हो, लेकिन एक एजुकेशन का एक मैं देख रहा हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है आपका परिवार। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो गांव के जो पृष्ठभूमि है जिन बच्चों की, उनके पास में एक एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जिसको वो यूज़ करके और समाज में बदलाव ला सकते हैं, खुद की लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, अपनी फैमिली है उसको वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास एजुकेशन ही थी, तो हमने उसी पे फोकस किया। एक गांव के युवा में जो भी आपसे पर्सनली कभी मिलना चाहे, क्योंकि अब तो आप एक उस ओहदे पर जाने पर बाद में अक्सर एक आरोप भी लगता है और गांव वालों को फील भी होता है कि एक दूरी बन जाती है कि जब आप एक ऊंची उस पर बैठते हो और शाम के गांव का एक आता तो एक थोड़ी उस चीज़ को क्या लगता है कि आप जैसे, क्योंकि आप तो वहाँ से आए तो तकलीफ को भी फील भी कर सकते हो, एक कि युवा आपसे गाइडेंस आए, युवा आपसे प्रेरणा के तौर पर आपको देखे, तो उनसे कनेक्ट होने का आप कोई विशेष उसके लिए कुछ करोगे या कोई ऐसा? आपने जो बात बताई, जो जयनारायण जी कांसोटिया है, जो IAS अभी MP में जी, तो उन्होंने भी मुझे मैसेज भेजा था। उन्होंने भी यही बोला कि एक आप जब समाज में ऊपर उठ जाते हो आप, तो कनेक्ट आपका वो कम हो जाता है, तो कभी ये मत होने देना। तो मैंने उनसे ये सीखा है और मैं खुद का भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आप, जैसे मुझे लगता था कि मुझे अगर और ठीक टाइम पे गाइडेंस होती तो शायद मैं और बेहतर कर पाता। तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ अभी, कोई भी अगर युवा है, कोई भी मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है तो मैं दे देता हूँ। मेरी सोशल मीडिया पे भी मैं अभी एक्टिव हुआ हूँ, तो वहाँ पे भी वो मुझसे, अगर उनको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो वो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक क्या बिना दिल्ली जाए हुए, मेट्रो में सिटी जाए हुए, क्या गांव में बैठकर एक उस देहात में बैठकर IAS निकला जा सकता है? अभी हम कुछ साल से बात करें, जैसे कोरोना के बाद की बात करें, तो कोरोना के बाद में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका काफ़ी यूज हुआ है। तो अभी ऑनलाइन क्लासेज भी काफ़ी आ गई है। तो ऑनलाइन क्लासेज का एक एडवांटेज है कि आप अपने समय के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार आप उनको देख सकते हो। तो अब ये पॉसिबल हो पाया है कि हाँ, गाँव में बैठ के भी एक बच्चा, और निकाल भी रहे हैं, कई बच्चे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब एक ये कंपल्शन हो गया कि आपको दिल्ली ही जाना पड़ेगा, गांव में जाके कर सकते हैं। जयपुर, अगर आपको माहौल नहीं मिलता तो जयपुर जाके कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने, हमारे गांव में भी हुआ था, जब हम सम्मानित किया गया था, वहाँ पे भी बोला कि लाइब्रेरी होनी चाहिए, हर गांव में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ पे बच्चे आके पढ़ सके। तो इस तरह का अगर इनिशिएटिव लेते हैं गाँव के लोग, तो मुझे लगता है कि गाँव में रह के भी बच्चे तैयारी कर सकते हैं और सेलेक्ट हो सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि जब से सफल हुए हो IAS का, जब आपकी बात है तो जगह जगह आपका वेलकम, स्वागत, और सोशल मीडिया, सोसाइटी में आज भी आपका कार्यक्रम में आपका सम्मान हुआ था। तो ये जो सारा होता है तो अपना आपको फील, जब ये सब होता है तो ये लगता है कि हाँ, जो मैंने स्ट्रगल किया है वो एक उसकी, उससे से देख के उस मंच पे बच्चे और भी वहाँ पे जो आते हैं, युवा भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, वो उससे प्रेरित होके अगर वो आगे सेलेक्ट होते हैं तो मुझे उस बात की खुशी होती है। जैसे कि मेरे गांव का मैंने एग्जांपल दिया, तो ये एक मोटिवेशन है कि हाँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ और बच्चों से मिलता हूँ। कई बच्चों के फ़ोन आते हैं, कल एक 10th क्लास के बच्चे का फ़ोन आया कि सर मेरे को भी UPSC की तैयारी करनी है, बताइए। तो ये अच्छा लगता है कि हाँ, 10th क्लास में हो, लेकिन एक मोटिवेशन है उसके पास कि हाँ, मुझे भी तैयारी करनी है। तो ये अच्छा लगता है। कभी मोटिवेशनल स्टोरी आप पढ़ते थे, जैसे वो रिक्शा चालक का बेटा IAS बन जाता है, इस तरह की चीज़ें क्या एक IAS अफसर जो तैयारी कर रहा है उसको प्रेरित करती है? सर, मोटिवेशन है जो ये थोड़े टाइम के लिए प्रेरित करता है, जो मैंने फील किया है। सेल्फ मोटिवेशन है वो बहुत ज़रूरी है।
खुद के अंदर होनी चाहिए कि हाँ मुझे एक बदलाव लाना है या मुझे क्यों करना है। अगर कोई तैयारी करनी है कि तो ओनली आईएएस नहीं, आप कोई भी फील्ड में करें तो एक वजह होनी चाहिए कि मुझे क्यों करना है ये। तो सेल्फ मोटिवेशन ही है जो आपको एक लंबे टाइम तक है ना वो आपको वो मोटिवेट करता रहेगा। मेरा अंतिम सवाल, एक व्यवस्था के तौर पर डॉक्टर कृष्णकांत कनवाड़िया या मैं तो कहूँ कि कलेक्टर कृष्णकांत कनवाड़िया क्या बदलाव की सोचेगा कि अभी वर्तमान की जो व्यवस्था हालात है जिसमें सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? मैंने जो अभी तक, जैसे मैं अभी हमारी ट्रेनिंग होगी तो ट्रेनिंग में हमें और सिखाया जाएगा, लेकिन अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा, तो मुझे लगता है कि गांव की व्यवस्था है उसमें अभी बच्चे हैं उनको एजुकेशन है। तो एजुकेशन का मतलब उन्होंने जैसे एक तरह से रट्टा लगाना वाली वो हो गया एजुकेशन का मतलब। उन्हें ये नहीं पता कि एजुकेशन करके उनको क्या करना है। जैसे मैंने एक जगह एक एग्जांपल दिया कि अगर आप इसलिए पढ़ रहे हो कि मेरे को अच्छी नौकरी मिलेगी तो मुझे एक मोटा दहेज मिलेगा, तो फिर वो एजुकेशन नहीं है, ये मेरा मानना है। तो मेरा यही रहेगा कि जो एजुकेशन है वो उसमें वैल्यूज हो, और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको जो सुविधाएं उनका अभाव नहीं हो। जैसे गांव में कोई पढ़ना चाह रहा है तो उसको लाइब्रेरी की सुविधा हो। और अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाता हूँ तो एडमिनिस्ट्रेशन सभी के लिए एक्सेसिबल हो। ये अभी कई लोग ये मिलते हैं कि हम तो कलेक्टर से पहली बार मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सवाल और पैदा हो गया मेरे से कि अभी दहेज शब्द आपने काम में लिया है, बड़ा मैं आप ही से पर्सनली ही सवाल पूछूंगा। मैं कलेक्टर कृष्णकांत जी से बात करता हूँ, अगर बात आए खुद के लिए, बात आए फैमिली के लिए, तो दहेज लेना और तो देना क्या मैं इस चैनल के माध्यम से क्या बंद समझूं या फिर इसमें अभी और गुंजाइश है? अब मेरी बात पर्सनली मैं सेलेक्ट तो अभी हुआ हूँ, लेकिन आप मेरी माँ से बात कर सकते हैं। मैंने बहुत साल पहले ही बोल दिया कि आप कभी भी ये सोचना भी मत, है ना। दहेज तो उन्होंने हर जगह, उन्होंने जहाँ पे बात करते हैं तो बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे दहेज लेना, ना तो लेंगे और ना बेटी को दहेज देंगे। तो इसके अलावा भी मैं जो मेरे साथ में, जैसे मेरे जो मैंने अब ग्रुप बताया था, उनमें किसी ने भी दहेज नहीं लिया है। तो मैं बाकी लोगों के भी यही बोलता हूँ कि दहेज है तो ये प्रथा बंद होनी चाहिए। उसकी बजाय जो प्रथाएं हैं, कुप्रथा, दहेज है, मोहसराई प्रथा, तो उसकी वजह से एक आर्थिक भार आता है फैमिली में। जो एक मेरी मौसी की बात करता हूँ तो उनको भी यही एक रीज़न था। तो वो बाहर आने की वजह से जो पढ़ाई पे फोकस है, जो उस पर खर्चा कर पाते, तो वो नहीं कर पाते। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो जहाँ पे फोकस होना चाहिए वो फोकस आपका हट जाता है इन वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णकांत जी। धन्यवाद। ये है डॉक्टर कृष्णकांत कनवाड़िया जी। अभी हाल ही में मैंने भूमिका में पहले ही बता दिया था, आईएएस यानी कि कलेक्टर बना है। बातचीत में इनसे एक बात स्पष्ट हुई है, हालांकि बहुत कम प्रशासक बनने के बाद में एक सीधा सवाल देने की बजाय थोड़ी बात से टलते हैं, लेकिन मेरी बातचीत में आज इन्होंने जो भी बात कही है, बेबाक कही है, उस साथ ही जाते जाते जिस तरीके से मेरा पर्सनल सवाल बना था दहेज को लेकर, एकदम स्पष्ट कर दिया है कि ना मैं दहेज लूँगा, ना बहन की शादी जो होने हैं उसमें दहेज देना है, लेना है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक प्रशासक, एक सफल व्यक्तित्व ऐसी सोचता है तो सोसाइटी को समझना चाहिए। साथ ही उन्होंने मोहसर प्रथा सो बहुत ही गरीब तबके के लोगों को प्रभावित करती है, उन छोटे छोटे मुद्दे को या छोटी छोटी बात को उन्होंने उठाया है। निश्चित तौर पर इससे युवा प्रेरित होंगे और प्रेरणा के तौर पर देखेंगे।